हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइंस के बारे में और साइंस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए, ठीक है। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो पढ़ा था पाचन तंत्र, उसके आगे के जो टॉपिक है उनको हम डिटेल से बात करेंगे। एक एक पॉइंट को टच करता हुआ मैं चलूंगा और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैं कोर्स नहीं करवा रहा हूं, मैं वो चीजें करवा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना रहेगी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको प्रीवियस क्लास की तरह ही ये क्लास भी बेहतरीन रहेगी आपके एग्जाम के लिए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन आज एक टॉपिक की तरफ जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने पाचन तंत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ लेते हैं कौन सा? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र के अंदर दोस्तों एक चीज ध्यान में रखें, यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा उत्सर्जन इकाई कौन सी है। उत्सर्जन इकाई के बारे में पूछेगा। दोस्तों, उत्सर्जन इकाई का जो नाम है वो है नेफ्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं वृक्काणु। तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जन इकाई का नाम क्या है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन है और इसी नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? वृक्काणु है। क्या कहेंगे? वृक्काणु कहेंगे, ठीक है। अगर मैं वहीं पर बात करूं चित्र के द्वारा अगर समझाना चाहूं तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। यहां से ऐसे आपको देखने को मिलेगी। यहां से इस प्रकार से ये वर्गीय धमनियां वगैरह होती है और इधर वाली साइड भी एक और आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से इस प्रकार से स्ट्रक्चर जाती है और यहाँ से फिर ऐसे आपके सामने अगर बनाना चाहूँ तो ये वाली, ठीक है। और यहाँ से ये दो नलियाँ निकलती है, ऐसे एक नली निकलती है इस प्रकार से और इधर वाली साइड से भी ऐसे ही नली निकलती है, ठीक है। ध्यान रख लोगे। अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैडर का है और ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्रजनन छिद्र, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है? चित्र होता है। जहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये कहलाता है क्या? वृक्क कहलाता है। वृक्क, जिसको अपन किडनी बोलते हैं। दो हिस्से होते हैं, एक दायां होता है एक बायां होता है। इधर वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये बायां वृक्क है और इधर वाले हिस्से की अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों तो ये है दायां वृक्क। कौन सा वृक्क है? दायां वृक्क, ठीक है। ये वाला जो नली दिख रही है आपको वृक्क से जुड़ी हुई, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्लियर है? जो मूत्र को क्या करते हैं, किडनी में जो यूरिया रूपी पदार्थ बना है जिसको अपन मूत्र कहते हैं और उसी का वहन करने वाली जो नलिका है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो है वृक्क से मूत्र को क्या करती है, इन नलिका से होते हुए कहां पर ले जाती है? इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ले जाती है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। और मूत्राशय के बाद में जो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग या मूत्र जनन छिद्र, ठीक है। मूत्र जनन छिद्र बोल सकते हैं, जहां से मूत्र का बाहर क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं अंग की बात करूं, कौन कौन से अंग है जो सहायता करते हैं उत्सर्जन तंत्र में? सबसे पहला याद रखें वृक्क है और ये कितने जोड़ी होते हैं? तो दोस्तों याद रखिए एक जोड़ी वृक्क होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी, एक दायां और एक बायां, ठीक है। वृक्क जो है इनकी इकाई है। इकाई का मतलब होता है कि वृक्क जो है वो किससे बना होता है? तो याद रखिए नेफ्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन का भी मैंने नाम बताया वृक्काणु। यही उत्सर्जन की क्या है? उत्सर्जन तंत्र की मुख्य इकाई भी कही जाती है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे तो एक चीज आपको क्या याद रहेगी यहां से कि जो ये वृक्क दिखाई दे रहा है ये लाखों संख्याओं में छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है और उन इकाइयों को बोलते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। और यही नेफ्रॉन और वृक्काणु जो है वो उत्सर्जन तंत्र की क्या है? इकाई है,
ठीक है ना, उत्सर्जन इकाई इन्हीं को ही कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल है, वैसे ही सेम प्रोसीजर में जो किडनी जो है उसके अंदर भी छोटी छोटी कुछ क्या पाई जाती है, नलिकाएं या कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं वृक्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं बात करूं, ये चीजें क्लियर होगी। उत्सर्जन अंग की बात करूं तो सबसे पहले उत्सर्जन अंग कौन सा दिखा आपको, वृक्क दिखा, किडनी दिखा। ठीक है ना, किडनी लाइक एज इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, तो ये है और सेम के बीज के आकार की मानी जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर मैं डिटेल से बात कर रहा हूं। चलिए 2 नंबर बात करें, मूत्रवाहिनी है, एक जोड़ी होती है मूत्रवाहिनी। कितनी जोड़ी होती है दोस्तों, एक जोड़ी। एक जोड़ी में कितनी आती है, 2। तो एक जोड़ी का मतलब क्या है, 2 मूत्रवाहिनी, एक दाईं और एक बाईं साइड, ये वाली दिख रही है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय ये ब्लैडर है जहां पर मूत्र क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ जो संरचना है वो मूत्र मार्ग है। कौन सी है, मूत्र मार्ग है, जहां से मूत्र का बाहर क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। किसके द्वारा, मूत्र जनन छिद्र के द्वारा, जनन छिद्र के द्वारा, मूत्र जनन छिद्र के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप वापस से कंसंट्रेट कीजिएगा, आपसे कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का भाग है या नहीं है। उसमें से कुछ क्वेश्चन देगा, या 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो इससे संबंधित नहीं होंगे और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो इससे संबंधित होगा। तो वहां पर आपको जो इनमें से नाम आए तो उत्सर्जन तंत्र का वो अंग होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अधिकतर पर्सन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इनमें और ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं रहती है। जो मेन संभावना रहेगी वो ये रहेगी, उत्सर्जन इकाई का नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्सर्जन इकाई का नाम है नेफ्रॉन, या जिसको बोलते हैं वृक्काणु। ठीक है, जो किस में होती है, वृक्क में होती है, किडनी में होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन और क्या आता है, यहां से ये पूछेगा आपको, अगर मान लो दोनों किडनी किसी व्यक्ति की खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए, उस कंडीशन के अंदर कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है। यदि वृक्क क्या हो जाए, खराब हो जाए या किसी कारणवश से नष्ट हो जाता है तो कौन सा वृक्क लगाया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। कृत्रिम वृक्क यानी कि इस विधि को, आर्टिफिशियल किडनी लगाने वाली जो विधि है इसको बोलते हैं अपोहन विधि, कृत्रिम अपोहन विधि। कौन सी विधि है, अपोहन विधि। और इसी अपोहन विधि के द्वारा दोस्तों रक्त से यूरिया को या नाइट्रोजनी पदार्थ को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है और शरीर से क्या किए जाते हैं, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। कौन सी विधि है, अपोहन विधि है, जिसके अंदर कृत्रिम वृक्क के रूप में यूज किया जाता है उसका। और रक्त में जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल के रूप में मनुष्य में क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है और इसका फॉर्मूला होता है NH2CO कई बार फॉर्मूला पूछे तो याद रखिएगा, NH2CO। NH2 रूपी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट जिसे हम यूरिया बोलते हैं, इसका मनुष्य के द्वारा बाहर की तरफ क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये एक उत्सर्जित पदार्थ है। इसके अलावा इस पोर्शन में से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है साइंस, इससे आसान कोई और सब्जेक्ट है नहीं। अपने आप में सारी आसान है अगर समझ आ जाए तो, अदरवाइज तो फिर सारी मुश्किल है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे की तरफ, जिसके अंदर से सेकंड जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, श्वसन तंत्र में श्वसन किसे कहते हैं, मेन बात आती है श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहा जाएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रीवियस क्लास में मैंने करवा दिया था ये श्वसन वाला, ठीक है। अगर करवा दिया तो ठीक है, नहीं करवाया तो भी आगे अपन देख लेते। शायद करवा दिया था, ठीक है ना, करवा दिया था। नहीं करवाएंगे तो अगली वाली क्लास में मैं इसको ले लूंगा, ठीक है। मेरे याद नहीं आ रहा है करवाया या नहीं करवाया, परंतु करवा दिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। श्वसन उत्सर्जन देख लिया हमने। उसके बाद में अपन चलते हैं किसकी तरफ, मस्तिष्क तरफ। मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क जो है इसके अंदर अगर बात करें, वजन की बात करते हैं,
वजन 1.5 kg या फिर 1.4 kg आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो वजन होता है वो कितना होता है 1.5 kg या फिर 1.4 kg, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकता है, तो दोनों ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1.5 kg के आसपास होता है। मस्तिष्क की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके जो भाग हैं वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसके भाग 3 है दोस्तों, ठीक है, थोड़े बड़े लिख रहा हूं क्योंकि कई बार आपको दिखाई नहीं देता है। एक भाग है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क वाला हिस्सा है, और दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो हिस्सा है वो है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। दोस्तों अग्र मस्तिष्क जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मस्तिष्क के भी कुछ पार्ट्स हैं, जिनमें से एक पार्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो एक पार्ट है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। कई बार इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाता है सेरेब्रम। सेकंड जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस, या थैलेमस लिख लो, चलो हाइपोथैलेमस लिख देता हूं। हाइपोथैलेमस इसी का ही हिस्सा है। एक हिस्सा है इसका थैलेमस वाला, थैलेमस। जहां से क्वेश्चन पूछेगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। कितने हिस्से हो गए इसके? मुख्य रूप से अगर देखा जाए 3 हिस्से हैं, परमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। कौन से के? अग्र मस्तिष्क के, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, यही प्रोसीजर यहां रहती है। इसके भी 3 हिस्से माने जाते हैं। कौन कौन सा? पहला हिस्सा इसका होता है दोस्तों अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा अपन बात कर लेंगे। और सेरेबेलम, सेरेबेलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कई बार ये नाम आ जाता है सॉरी। पॉन्स वेरोलाई सेकंड हिस्सा, पॉन्स वेरोलाई ये सेकंड हिस्सा इसका। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो ये है मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। इसको अपन मध्यांश भी कहते हैं, ओब्लोंगेटा। तो मध्यांश नाम से आए तो भी आप कंफ्यूज मत होना, एक ही नाम है। तो ये 3 हिस्से हैं। मध्य मस्तिष्क का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है दोस्तों। गर्मी काफी है और प्रयास मैं यही कर रहा हूं कि आपको अच्छे से करवाऊं, पर बीच बीच में पसीना पहुंचना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। अनुमस्तिष्क, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगेटा, ये 3 हिस्से हैं दोस्तों। यहां से फंक्शन पूछ सकता है, क्रिया कार्य पूछ सकता है कि इनके कौन कौन से कार्य हैं, और उन्हीं कार्यों पर अपन डिटेल से बात करते हैं। अगर मस्तिष्क के अंदर जो ये परमस्तिष्क वाला हिस्सा है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा शरीर, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? परमस्तिष्क वाला हिस्सा है, ठीक है। और जिस व्यक्ति का ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा होगा वो व्यक्ति मोर इंटेलिजेंट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिजीवी होगा, उसमें मेमोरी पावर यानी कि याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक जीनियस टाइप का आदमी उसको मान सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का परमस्तिष्क हिस्सा होगा वो ज्ञानी होगा, ज्यादा विद्वान होगा, ठीक है। तो याद रखें इसका काम क्या है? इसका काम है सोचना, किसी बात पर विचार करना, तर्क करना, ठीक है, स्मृति का, याद रखने का, यादाश्त वाला, ठीक है, सोचना, विचार करना, तर्क करना, स्मृति, ठीक है, याद करना। यानी कि जो भी जटिल प्रक्रियाएं होती है जो मस्तिष्क के थ्रू संचालित होती है, ठीक है, जिनमें आपको मस्तिष्क का यूज करना पड़ता है, वो हार्ड क्रियाएं जो है वो सारी की सारी कौन करता है? परमस्तिष्क वाला हिस्सा करता है, ठीक है ना। सोचना, विचार करना, ठीक है ना, तर्क करना, किसी भी बात को याद रखना, रिमेंबर करना जिसको अपन बोल सकते हैं, तो ये सारे कार्य किसके हैं? परमस्तिष्क के कार्य हैं। हाइपोथैलेमस की बात करूं दोस्तों, इसका एक नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इसको अपन हेड मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं दोस्तों? हेड मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसका ही एक नाम और है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा।
हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क में एक मटर के दाने की आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने का जो काम करती है वो हमारी ग्रंथि करती है, कौन सी? हाइपोथैलेमस करती है। और हाइपोथैलेमस जब पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है, उसके हार्मोन सिक्रेशन को क्या करती है? नियंत्रित करती है, यानी कि वो हार्मोन छोड़े या उसको हार्मोन छोड़ने के लिए रोके, यानी कि उस पर कंट्रोल करने का ओवरऑल काम करती है हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि अगर मास्टर है तो मास्टर के ऊपर कंट्रोल करने वाला जो होता है वो कौन होता है? हेड मास्टर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। इसका फंक्शन, मुख्य फंक्शन है वो याद रखना जरूरी है। ये शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, शरीर के दाब को कंट्रोल करता है, भूख लग गई तो इसको पता चलेगा, प्यास लग गई तो इसको पता चलेगा, नींद आ रही है, निंद्रा आ रही है तो इसको पता चलेगा, किसी से प्यार कर रहे हो तो ये काम करेगा, नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, ये सारे काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है दोस्तों। ठीक है ना? भूख, प्यास, ताप, दाब, निंद्रा, प्यार, नफरत, ये सारे काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। क्योंकि अगर आपको भूख लगी, आपको पता कैसे चलेगा? आपका मस्तिष्क संकेत देगा कि आपको भूख लगी है। ठीक है? नींद आ रही है, कौन संकेत देगा? आपको मस्तिष्क देगा कि आपको नींद आ रही है। ठीक है? निंद्रा, प्यास, भूख, ये सारे कंडक्ट कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने की पूरी संभावना रहेगी कि ताप, दाब, भूख, प्यास, निंद्रा, प्यार, नफरत, घृणा, ईर्ष्या वाले जो है वो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कंडक्ट करता है या उसको कौन संचालित करता है? तो याद रखेगा हाइपोथैलेमस इस पर कंट्रोल करता है। कई बार दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इस हृदय को, इस हार्ट जो है इसको अपन मान लेते हैं, हृदय ऐसा सिंबल होता है, मैं आपको बता रहा हूं। कई बार अपन हार्ट को इस तरीके की फॉर्म में देखते हैं, तो दोस्तों हार्ट को इस तरीके की फॉर्म में अपन देखते हैं तो इस वाले को बोलते हैं कि ये क्या करता है? इसका केवल काम जो है, ब्लड जो है, यानी कि जो हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, इसका काम केवल रक्त को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम होता है, या फिर अशुद्ध रुधिर को शरीर के अलग अलग भागों से हृदय में लाना होता है। मेन इसका फंक्शन होता है रक्त को क्या करना, संचरित करवाना। ठीक है ना? ये काम होता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है हार्ट का। परंतु हम ब्लेम कर देते हैं किसी व्यक्ति के सामने, अपन कह देते हैं मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, मैं तुम्हें दिल से नफरत करता हूं। अरे भाई साहब कहां जा रहे हो? साइंस की लैंग्वेज को पकड़िए। हृदय का काम ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और फिर व्हाट्सएप वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने ये और चला दिया भाई साहब। ठीक है? इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हार्ट की शेप ऐसी होती नहीं है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, क्लोज्ड फिस्ट आकार का होता है, इस तरीके की शेप में होता है। तो ऐसे कैसी शेप हो गई? और ओवरऑल अगर देखें तो पीछे वाले स्लाइड में आपने देखा कि इस प्रकार की जो शेप आपको देखने को मिलेगी वो कैसी शेप है, किसकी शेप है? ये किडनी की शेप है। इसका मतलब साफ है कि आप अपने जो पार्टनर है या फिर जिससे वो आप लाइक करते हो उनको इसमें रखते हो, किडनी में रखते हो। और किडनी का तो ओवरऑल काम ही यही है कि यूरिया को रक्त से अलग करना, यानी कि मूत्र को अलग करना। तो आप अगर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों में अपने पार्टनर को रखोगे तो आप मान सकते हैं कितने दिन तक ये चलेगा काम। ठीक है ना? तो ये थोड़े सोचने की बात है, साइंटिफिक लॉजिक पर जाइए आप। ठीक है ना? तो सारे जो प्यार, नफरत, घृणा वाले जो सिस्टम है वो कहां से कंडक्ट होते हैं दोस्तों? इस हाइपोथैलेमस से होते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को? थैलेमस का काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो संवेदी और प्रेरक संकेत होते हैं, जैसे हमारे जो बॉडी जो है वो कहीं गर्म वस्तु को छू गई या ऐसे कोई सेंसिटिव चीज को छू जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वापस उसको क्या करती है, उसके ऊपर रिएक्ट करती है। आप देखते हैं कभी गर्म वस्तु के हाथ छू जाता है तो अचानक से पीछे हट जाता है, तो उससे संबंधित जो भी कंट्रोल रूम है वो किस में है? थैलेमस में है। तो याद रखिएगा थैलेमस का काम है संवेदी जो है और प्रेरक संकेत जो भी बॉडी को मिलते हैं उनके ऊपर कंट्रोल यही करता है। संवेदी और प्रेरक संकेत के केंद्र कौन देता है? तो याद केंद्र किसमें होते हैं? तो याद रखिएगा थैलेमस में होते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद मत रखना। मेन जो याद रखना है परमस्तिष्क को और हाइपोथैलेमस को आपको याद रखना है। क्लियर हो गई? इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मध्य मस्तिष्क की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पर आप जो सुन रहे हो, आपको जो सुनाई देता है, और आप जो देख रहे हो, सुनने और देखने पर कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? तो आपका मध्य मस्तिष्क वाला हिस्सा करता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं वहीं बात करूं पश्च मस्तिष्क की दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 हिस्से हैं और इन्हीं के अंदर एक अनुमस्तिष्क है
और अनुमस्तिष्क जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है। तो याद रखिएगा, संतुलन बनाए रखने का काम करता है कौन सा हिस्सा? अनुमस्तिष्क। तो याद रखिए, बॉडी में संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क हिस्सा करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा और पूछा भी जा सकता है कि शरीर में जो संतुलन स्थापित करने का कार्य है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? तो याद रखिए अनुमस्तिष्क। एक काम और इसका है, ये शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाओं से संबंध क्या है? ध्यान से सुनेंगे अभी यहाँ पे। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब है ऐसी सारी एक्टिविटी जो हमारी इच्छा के दौरान होती है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या? ऐसा ये है कि जैसे मान लो आपकी इच्छा होगी तो आप नाचोगे, नृत्य करोगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं नाचोगे। आप खेल रहे हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप कूद रहे हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप नहा रहे हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये सारी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कंडक्ट होती है, संचालित होती है, उन पर कंट्रोल कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं, नहाना, धोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये वाली सारी जो क्रियाएं हैं वो कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। अगर मैं बात करूं पोन्स वेरोलाई की, ठीक है ना, ये ध्यान रख लोगे ना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप समझ गए होंगे। और पोन्स वेरोलाई जो है ये मस्तिष्क के जितने भी पार्ट्स हैं या मस्तिष्क के जो भी भाग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। मस्तिष्क के भागों को जोड़ता है। मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? पोन्स वेरोलाई करता है। वहीं बात करें मेडुला ऑम्लोगेटा, जिसको आप मध्यांश बोलते हो दोस्तों, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। इसका रिवर्स है अनैच्छिक क्रियाएं, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती है उन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अनैच्छिक क्रियाओं में आप क्या क्या मान सकते हो, यहां पर मैं लिख देता हूं। अनैच्छिक क्रियाएं जो है, जो हमारे बॉडी के द्वारा कंडक्ट नहीं हो सकती, वैसे तो बॉडी के द्वारा ही होती है परंतु आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है ना? वो कौन कौन सी क्रियाएं, उनके बारे में मैं लिख देता हूं एक बार। काफी गर्मी है और तो चलिए दोस्तों, यहां से मैं लिखना चाहूं तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा। वमन, जैसे आपको उल्टी आ रही है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। खांसी आ रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अगर आपको मान लो हृदय की जो धड़कन है, आपकी हार्ट बीट जिसको अपन बोलते हैं, हृदय धड़कन, इसको भी आप नहीं रोक सकते हो। श्वसन दर नहीं रोक सकते हो। सांस लेने की प्रक्रिया भी आप नहीं रोक सकोगे। ठीक है, और क्या नहीं रोक सकते? पलकें झपकती है आपकी, पलकें झपकना। तो ऐसी सारी क्रियाएं जो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वो सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। और उन अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करने वाला जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो मेडुला ऑम्लोगेटा है। क्लियर हो गई बात सभी को? और मस्तिष्क जो है वो किसका हिस्सा माना जाता है? तंत्रिका तंत्र में कौन सा हिस्सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग माना जाता है। ठीक है ना? मस्तिष्क किसका भाग माना जाता है? तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग माना जाता है। और इसी के साथ एक और भाग होता है, इसका नाम है मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो हिस्से आते हैं शरीर के, जिसके अंदर से एक मस्तिष्क है और दूसरा है मेरुरज्जु। जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक धागेनुमा बेलनाकार संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु क्या है? मस्तिष्क के इस वाले हिस्से से, मेडुला ऑम्लोगेटा से जुड़ करके बैकबोन में होते हुए पीछे तक जाता है। कौन? मेरुरज्जु। ठीक है ना? तो ये वाला हिस्सा भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, मेरुरज्जु। और मस्तिष्क भी किसका हिस्सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है दोस्तों। इसके अलावा इस स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछने की संभावना प्रबल रहती है इसके अंदर से। देखिए दोस्तों, हृदय के बारे में बात करता हूं। चित्र बना के दूंगा, चित्र बना ही देता हूं। हृदय, ठीक है ना? कई बार चित्र से ज्यादा समझ आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि अपन उन मेन टॉपिक पर बात करें, परंतु बिना चित्र के तो ये क्लास लेने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं चित्र तो बना ही देता हूं, जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहे, जिससे मैं आपको थोड़ा समझा भी सकूं कि ऐसे करके इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है और ऐसे ऐसे करके इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, ऐसे होता है।
फिर अपन यहां से चलेंगे इस प्रकार से, इसको बाहर निकालेंगे यहां से एक ट्यूब, ठीक है, यहां से इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। डबल झिल्ली होती है हार्ट के बाहर की तरफ, कितनी झिल्ली होती है? डबल झिल्ली होती है। यहां से अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। यहां से आप इसको यहां से देखेंगे, फिर इसको यहां से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यहां से भी अंदर की तरफ फोल्ड, और ये वाला हिस्सा यहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी यहां तक आएगा, और इधर वाला हिस्सा यहां तक, ठीक है। और ये वाला हिस्सा आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पर 3 ट्यूब्स होगी, 2 ट्यूब्स और निकाल देते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया हार्ट। एक साइड की तरफ बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, इधर वाली साइड में थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बाईं साइड में, इसलिए मानते हैं कि हृदय जो है वो बाईं तरफ होता है। होता नहीं है एक्चुअल में वक्ष स्थल जो होता है हमारा, बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर सेंटर पॉइंट में स्थित होता है, परंतु ये वाला हिस्सा थोड़ा बाईं तरफ किसका होता है, इसलिए अपन बाईं तरफ उसको मान लेते हैं। डॉक्टर कभी भी देखना इधर वाली पूरी इधर वाली साइड पे नहीं लगाते हैं, वो यहां तक लगाते हैं, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा हिस्सा जो बाईं तरफ है वहां पर आसानी से उसको सुनाई दे देता है, ठीक है। चलिए, हृदय जो है उसकी स्थिति अगर बात, इसके आकार की अगर मैं बात करना चाहूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। क्लोज फिस्ट होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूं, हृदय जो है उसका आवरण जो है बाहर की तरफ आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हृदय आवरण, यानी कि ये दोहरी भित्ति का होता है, डबल होती है भित्ति, हृदय आवरण। कौन से वाला हिस्सा? ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हृदय आवरण। और इसी का इंग्लिश वर्जन पूछ लिया जाता है कई बार, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। क्लियर हो गई बात सभी को? अगर हृदय का अध्ययन करना है तो विज्ञान की जिस शाखा में हृदय का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, या हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी। क्लियर है बात सभी को? कार्डियोलॉजी हो गया। और अगर इसका विशेषज्ञ की अगर मैं बात करूं, जो हृदय के बारे में जानते हैं, इनको डॉक्टर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। एक एक पॉइंट पर ध्यान कीजिएगा। अगर मैं बात करूं इसके वजन की, अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका जो वजन है वो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। 250 ग्राम और पुरुष में लगभग 300 या 350 के आसपास होता है। तो पुरुष के अंदर 300 या 350 और महिलाओं के अंदर 250 या 300 के आसपास है वजन इसके अंदर प्रीफर किया गया है, ठीक। अब स्थिति कहां पर है, कहां पर स्थित रहता है, ये भी लिख लें। इसकी जो स्थिति है, वक्ष जो स्थल है, वक्ष जो स्थल है या वक्ष गुहा के बीच में होता है, यानी कि छाती के बीच में, थोड़ा बाईं तरफ होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा बाईं तरफ। कौन सी साइड में? थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। अब यहां से आपको इतनी चीज जो है वो आपको पता चल चुकी होगी। उसके बाद में दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, इसके जो भाग है, या अगर मैं बात करूं हार्ट बीट, हृदय धड़कन की अगर मैं बात करूं, यानी कि हृदय का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है वो उसकी हार्ट बीट कहलाती है, और लगभग स्वस्थ मनुष्य की मानी जाती है 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, ठीक है। अब कई जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर हृदय जो है, अपन तो क्या है लेफ्ट साइड मानते हैं, कुछ लगभग 1-1.5% मनुष्य ऐसे भी होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अंदर हार्ट जो है वो दाईं तरफ होता है। अब आप ये बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियसली ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और देखा भी गया है कुछ लोगों में, उसके अंदर हृदय जो है वो दाईं तरफ भी होता है, इधर वाली साइड भी होता है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दाईं तरफ जिनके हृदय होता है उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। क्लियर है ये वाली चीजें? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर भाग की बात करता हूं दोस्तों, कितने भाग होते हैं? ऑब्वियसली इसके भाग देखें, 2 भाग होते हैं, एक दायां भाग होता है और एक होता है बायां भाग। दायां और कौन सा भाग? बायां भाग। ये वाला हिस्सा जो है वो दायां भाग है, और उधर वाला हिस्सा जो है वो कौन सा भाग है? बायां भाग है,
ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है दोस्तों, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ये हमेशा याद रखें दो भागों में डिवाइड रहता है। ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आलिंद, दायां आलिंद, और नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं दायां नीले। इन दोनों के बीच में जो ये कपाट पाया जाता है, आपको ये दिख रहा होगा, ये पतले पतले दोनों, इनको बोलते हैं त्रिवलन, त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अब इधर वाला हिस्सा, ये वाला भी ऊपर वाले तो आलिंद है ही, ये छोटे होते हैं नीलों की तुलना में, और नीचे वाला नीले होता है, इसका मतलब बायां नीले। दो भाग हो गए, इनके बीच में भी ये कपाट पाया जाता है और इसको बोलते हैं द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहां से अगर मैं देखा जाए, यहां से ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, ये नली जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, और इन दोनों को बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, फुफ्फुसीय सीरा। क्लियर हो गई ये संरचना। और ये वाली जो बड़ी नली आपको दिख रही है इसको बोलते हैं महाधमनी, सॉरी महासीरा, महासीरा। और ये वाले जो आपको दिख रही है तीनों, इनको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी। ये है स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी है, हर एक के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अभी मैंने आपको बताया, लिखूंगा नहीं है वापस। भाग इसके दो होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में, आलिंद और नीले। और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। ध्यान रखिएगा, त्रिवलन कपाट पूछ सकता है कि त्रिवलन कपाट कौन से किसके बीच में पाया जाता है, तो दाएं भाग में पाया जाता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं द्विवलन कपाट बोलते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? महाशिरा और ये वाली है महाधमनी है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको वापस एक बार वैसे बोल देता हूं कि शरीर के अलग अलग भागों से जो अशुद्ध रुधिर आता है। अब मैं बात करूंगा अशुद्ध रक्त क्या होता है। एक अशुद्ध रक्त की बात कर लेता हूं। ऐसा रक्त जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ी हो उसको अपन बोलते हैं अशुद्ध रक्त। यानी कि ऑक्सीजन रहित या ऑक्सीजन विहीन जो रक्त है उसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं दोस्तों? तो इम्प्योर ब्लड बोलते हैं किसको? अशुद्ध रक्त को बोलते हैं। ठीक है, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी होती है। दोस्तों वहीं पर अगर मैं बात करना चाहूं तो याद रखिए, एक प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित का मतलब है रक्त के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी, वो रुधिर शुद्ध होगा। वो रुधिर क्या होगा? शुद्ध होगा। क्लियर हो गई बात सभी को? तो यहां से मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्रियाविधि बताने का प्रयास कर रहा हूं। शरीर के अलग अलग भागों से, आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उनसे अशुद्ध रुधिर आता है दोस्तों। किसमें? शिराओं के द्वारा, महाशिरा में आता है। शिराओं का काम ही यही है कि अशुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग भागों से हृदय में लाना, और किसके लिए? शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो शिराओं के द्वारा छोटी छोटी शिराएं होती है जिनको अपन वेन्स बोलते हैं, और उनके द्वारा कहां चला जाता है रुधिर? महाशिरा में आता है। और महाशिरा इस अशुद्ध रुधिर को कहां डाल देती है? आलिंद में। आलिंद के बाद में जैसे ही हृदय सिकुड़ता है, ठीक है ना, ऐसे सिकुड़ता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि हृदय क्या होता है? संकुचित होता है, जिसकी वजह से यहां से जैसे ही संकुचित होगा ब्लड पर प्रेशर पड़ेगा और ये वाले कपाट पर भी प्रेशर पड़ेगा और ये खुल जाएंगे और रुधिर चला जाएगा नीले में। क्लियर है बात सभी को? अब वापस एक बार और संकुचित होगा, फिर बाद में नेक्स्ट कंडीशन में तो नीले पर भी दाब पड़ेगा और ये वाले कपाट पर रिवर्स दाब पड़ेगा, जिसकी वजह से ये दोनों तो बंद हो जाएंगे और रुधिर चला जाएगा इस वाले हिस्से से होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी में। आप मेरे को ये बताइए, शिराओं में ही शुद्ध रुधिर बहता, अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनी में शुद्ध बहता है, परंतु यहां से आया कौन सा रुधिर? महाशिरा से अशुद्ध रुधिर आया और अशुद्ध रुधिर चला गया किससे? फुफ्फुसीय धमनी में। धमनी में शुद्ध ही बहता है, परंतु ये धमनी का क्या है दोस्तों? अपवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी का अपवाद कौन सी धमनी है? तो फुफ्फुसीय धमनी है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर कौन सा रुधिर बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये धमनी का अपवाद है। चलिए नेक्स्ट बात करें। यहां से ये जाता है फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाकर के अंत में चला जाता है वायु कोश में, कुपिका में, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कुपिका में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रह जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ जुड़ करके कहां आ जाता है? इन फुफ्फुसीय शिराओं में आता है। अब
जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के साथ जुड़ गई, इसका मतलब रुधिर क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और ये शुद्ध रुधिर बाद में फेफड़ों से आता है फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। शुद्ध रुधिर शिराओं में कभी नहीं बहता है, कभी भी नहीं बहता है, परंतु फुफ्फुसीय शिरा में आया है। इसका मतलब ये शिरा का क्या है, अपवाद है। शिरा का क्या है, ये अपवाद है, जिसके अंदर कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस इसका इंग्लिश में नाम है। यहां से ये रुधिर आता है आलिंद में, और आलिंद से चला जाता है द्विबलन कपाट से होते हुए कहां पर, नीले में, और नीले फिर संकुचित होगा, रुधिर चला जाएगा इस वाले हिस्से में, यहां से होता हुआ जाएगा। ये ऊपर वाली साइड है, इसके नीचे से यहां से जाएगा, और ये है महाधमनी, और महाधमनी से शरीर के अलग अलग भागों में रुधिर को क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। आपने देखा होगा हृदय का जो ये वाला जो हिस्सा जो था पूरा का पूरा, इसके अंदर कौन सा रुधिर बह रहा था, तो याद रखिए अशुद्ध रुधिर बहेगा। तो एक चीज क्वेश्चन यहां से निकल के आ गया कि हृदय के कौन से हिस्से में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो याद रखिए दाएं वाले हिस्से में बहता है। शुद्ध रुधिर कहां से बहता है, यहां से शुद्ध होकर के यहां आया था, फिर वहां महाधमनी से होता चला गया। इसका मतलब बाएं वाले हिस्से में हमेशा कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है ना। हृदय के अंदर रक्त कितनी बार प्रवेश किया, देखिए ध्यान से, शरीर के अलग अलग भागों से आया, हृदय के अंदर आ गया रुधिर, फिर कहां चला गया, फुफ्फुसीय धमनी में चला गया, और फिर फेफड़ों में चला गया। हार्ट से बाहर निकल गया रुधिर अशुद्ध वाला, फिर फेफड़ों में शुद्ध होकर के आएगा, यानी कि रक्त के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, शुद्ध हो जाएगा, और फिर वापस हृदय में आएगा, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, और इस वाले हिस्से में, बाएं वाले हिस्से में बहेगा, और फिर जाएगा महाधमनी में। इसका मतलब हृदय में रक्त अपना एक चक्कर पूरा करने में 2 बार प्रवेश करता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर हो गई बात सभी को। तो ये थोड़ी सी बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। एक चीज और मैं बता देता हूं लगे हाथी यहां पर, अगर मैं बात करना चाहूं हृदय दाब, ठीक है, हृदय की धड़कन को मापने वाला उपकरण बता देता हूं। चलो, हृदय धड़कन जो है इसको मापने का एक उपकरण होता है, कई बार ये पूछ लेता है उपकरण, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर क्या रखते हैं, कान में रखते हैं, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप।